हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था, जैसे वेदर, सीजन और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इंडिया में कितने टाइप के सीजन एग्जिस्ट करते हैं, कितने टाइप के वेजिटेशन हैं और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ हमारे देश में एग्जिस्ट, इन सारे टॉपिक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया। आज के इस सेशन में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड 20 MCQ सोल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीटली समाप्त कर देंगे। ठीक, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है द टर्म मॉनसून। क्या? द टर्म मॉनसून डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड मौसिम व्हिच मीन्स, यानी कि जो मॉनसून वर्ड है, जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड मॉनसून से आया है। अरबिक वर्ड मौसम से आया है और उसका मतलब होता है सीजन। का मतलब क्या होता है? सीजन। उसका मतलब क्या होता है? सीजन। अब देखिए मॉनसून क्या है। तो मॉनसून एक पीरियोडिक रिवर्सल विंड है। ये क्या है? पीरियोडिक रिवर्सल विंड है। क्या है? पीरियोडिक रिवर्सल विंड है। जो इंडिया है लगभग 20 to 25%, ध्यान से सुनिएगा, जो इंडिया है लगभग 20 to 25% जो रेनफॉल है इसी मॉनसून सीजन में क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक, जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसी मॉनसून रेनफॉल पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक, अगर हमारे देश में मॉनसून अच्छा गया तो एग्रीकल्चर अच्छा जाएगा, तो सभी लोग क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड मौसम से आया है और इस मौसम का मतलब क्या होता है अरब में? सीजन। इसका मतलब क्या होता है? सीजन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लू इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। जो लू है वो किस सीजन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लू क्या है। तो लू एक हॉट ड्राई विंड है। क्या है? हॉट प्लस ड्राई विंड है जो बहुत ही फास्ट क्या करता है? मूव करता है। कहां पे? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में, सॉरी, यानी कि बिहार। ठीक, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान। ठीक, इन सारे स्टेट में क्या होता है? ये विंड ब्लो करता है। अब देखो, और ये हॉट है और ड्राई है, और हॉट और ड्राई कब होगा? तो
समर वेदर सीजन में, समर सीजन कब होगा? समर सीजन। कब कब? तो लगभग मार्च टू मई या जून। मार्च टू जून नहीं, मई मान लो। मार्च टू, यानी कि लू क्या है? तो लू एक हॉट ड्राई विंड है। क्या है लू? क्या है? हॉट ड्राई फास्ट मूविंग विंड है, जो कब ब्लो करता है नॉर्थ इंडिया में? तो हॉट वेदर सीजन में। कब? तो हॉट वेदर सीजन में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फ्लोइंग ट्री, सैंडलवुड, रोजवुड, एबोनी और साल ट्री। विच ऑफ द एबव आर टिपिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्री है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उस रीजन में मिलते हैं जहां पे 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ठीक, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? जहां पे 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एवरग्रीन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे बिकॉज दे डोंट शेड देयर लीव। क्योंकि ये अपना पत्ता एक टाइम पे सारे मिलकर के नहीं गिराते हैं। ऐसा नहीं कि उनका पत्ता सेट नहीं करता, उनका पत्ता नहीं गिरता, पत्ता गिरता है लेकिन एक समय पे नहीं, बारी बारी से। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट, WG जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है? वेस्टर्न घाट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलता है, और इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे मिलता है। यानी कि बहुत ही कम मात्रा में है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? तो वैसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उस रीजन में मिलता है जहां पे 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जो लिव्स हैं वो एक टाइम पे सारे मिलकर के सारे ट्री शेड नहीं करते हैं। फिर ये इंडिया में किस किस रीजन में मिलते हैं? तो वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और अंडमान एंड निकोबार। अब आता है कि इनमें से कौन सा जो ट्री है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से एक बात समझना, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। यूपीएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो सैंडलवुड है, रोजवुड है और जो इबोनी है, ये तीनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। मतलब ये एवरग्रीन ट्री है। और जो साल ट्री है ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 1, 2 एंड 3 होगा, ये क्या है? हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी है वो क्या है? सही आंसर है। कौन कौन सा ट्री मिलता है? सैंडलवुड, रोडवुड, रोजवुड, इबोनी, मोहोगैनी, इस टाइप के जो ट्री होते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिसीव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन फ्रॉम द विच विच मॉनसून। देखो पहले
ये इंडिया है मान लेते हैं, और इंडिया में लगभग जून टू अक्टूबर, ध्यान से सुनना, जून टू अक्टूबर मॉनसून रेनफॉल होता है, मॉनसून रेनफॉल होता है। ठीक, जून टू अक्टूबर क्या होता है, मिड अक्टूबर मॉनसून रेनफॉल होता है। और ये मॉनसून रेनफॉल किससे होता है, कौन से विंड आते हैं, तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से आते हैं। इससे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से आते हैं। और ये जो मॉनसून विंड है ये दो ब्रांच से इंडिया में इंटर करते हैं। ये होता है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक, जब ये विंड इंडिया में इंटर करते हैं तो अक्टूबर तक क्या करते हैं, आते हैं, और अक्टूबर के बाद ये विंड वापस लौटने लगते हैं। ये विंड क्या होते हैं, वापस लौटने लगते हैं। और जब ये वापस लौटते हैं तो इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक, जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है उसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में क्या करते हैं, अपना रेनफॉल देते हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो पुडुचेरी है ये लगभग 60 to 70% रेनफॉल है वो इसी लौटते हुए विंड से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। यानी कि ये कौन सा मानसून है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ठीक, यानी कि जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और पुडुचेरी है, ये जो रेनफॉल प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से। और इसका टाइमिंग क्या है, तो अक्टूबर टू दिसंबर। क्या है, अक्टूबर टू दिसंबर। क्या है, अक्टूबर टू दिसंबर। कोई दिक्कत है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन फॉरेस्ट टू अ चेंज इन वेजिटेशन टाइप विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। यानी कि जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये क्या होते हैं, एल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होता है उनका वेजिटेशन, यानी कि उधर का वेजिटेशन भी क्या होता है, चेंज होता है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन क्या है? आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ में ठीक, इंडिया के नॉर्थ में यानी इस वाले रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन में नहीं, खास करके ये वाले रीजन में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। क्या है, माउंटेन्स हैं। और इस माउंटेनियस रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं। और ये डिफरेंट जो वेजिटेशन आता है ये जैसे जैसे इस माउंटेन रीजन में एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे वेजिटेशन में चेंज आता है। यानी कि ध्यान से देखना, अगर हाइट 900 से 1800 मीटर के आसपास हो, इसके आसपास 900 से 1800 मीटर के आसपास हो, तो इस रीजन में ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक, 900 से 1800 मीटर के आसपास कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक, और 1800 से 3000 मीटर के आसपास, 3000 मीटर के आसपास यहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है। टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, 900 से 1800 ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, 1800 से 3000 में टेम्परेट फॉरेस्ट, और 3000 प्लस के हाइट पर, 3000 प्लस मीटर के हाइट पर इंडिया में अल्पाइन फॉरेस्ट मिलता है। ऐसा फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट। आप देखिए जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ के वेजिटेशन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये वेजिटेशन में चेंजेस क्यों आ रहे हैं,
इस वेजिटेशन में चेंज क्यों आ रहा है? तो मेन रीजन है, आप ध्यान से सुनिए, कि जब हाइट इंक्रीज होता है, यानी कि जब हाइट यानी कि एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा हाइट के अनुसार, तो वहां पे जो वेजिटेशन होंगे, जो वेजिटेशन में क्या आएगा? चेंजेज आएगा। वेजिटेशन में क्या आएगा? चेंजेज आएगा। तो वेजिटेशन में चेंजेज क्यों आते हैं माउंटेनियस रीजन में? क्योंकि हाइट इंक्रीज होता है, और हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो वेजिटेशन में भी क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए। द चेंज इन सॉइल टाइप, नहीं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, व्हेन एल्टीट्यूड इंक्रीज, व्हेन हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, एंड टेम्परेचर डिक्रीज, देन वेजिटेशन चेंजेस। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, बी नंबर ऑप्शन है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमारा क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट? कौन सा फॉरेस्ट का बात हो रहा है यहाँ पे? ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का, यह है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का बात। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, उस रीजन में पाए जाते हैं जहां पे 200 मीटर से कम रेनफॉल होता है। 200 सेंटीमीटर से जहां पे कम रेनफॉल होता है, 200 सेंटीमीटर से जहां पे कम रेनफॉल होता है, वहां पे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या करते हैं? दे सेड देयर लिव इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। यानी कि इनका जो मेन जो फीचर है वो क्या है? ये अपना जो लीव्स है वो शेड करते हैं एक साथ। यहाँ पे जो भी ट्री मिलेगा, सारे ट्री एक साथ अपना लीव्स क्या करते हैं? शेड करते हैं। किसके कारण से? तो वाटर को कंजर्व करने के रीजन से। किसके रीजन से? तो वाटर को कंजर्व करने के रीजन से। कोई दिक्कत है? अब इस फॉरेस्ट में जो मेन जो ट्री मिलता है वो कौन कौन सा है? तो पहला है टीक, साल, नीम और शीशम। ये क्या है? इस रीजन का मेन ट्री है। कोई दिक्कत है? तो इंडिया में अब एक भी ध्यान दीजिएगा, इंडिया में जो मोस्ट वाइड स्पेयर्ड अगर कोई फॉरेस्ट है, मोस्ट वाइड स्पेयर्ड फॉरेस्ट, वो कौन सा है? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट किस रीजन में मिलेंगे? तो उस रीजन में मिलेंगे जहां पे लेस देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा। तो जिस रीजन में 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा, वहां पे कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। यहां पे लिख दीजिएगा कौन कितना? 200 सेंटीमीटर, लेस देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है। इसका मेन फीचर क्या है कि ये जितने भी इस फॉरेस्ट में ट्री होते हैं, ये सारे एक साथ एक सीजन में अपना लिव्स होते हैं वो शेड करते हैं। इसलिए टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए। मेन ट्री कौन कौन सा है? टीक, साल, नीम और शीशम। देखो ये ट्री याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बार भी क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट है जो किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलते, कौन सा ट्री है जो किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पे 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, जिस रीजन में 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, वहां पे
एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। कोई दिक्कत है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया के किस रीजन में मिलता है? तो वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। और ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? तो इंडिया के मोस्ट पार्ट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सारी रीजन में कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। पढ़ते हैं। नॉट अ करेक्टरिस्टिक, इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? किसका? बोलो। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का। पहला जो ऑप्शन है, दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, यानी कि जो ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में जो ट्री है ये अपना लीफ शेड करते हैं टू कंजर्व वाटर करने के लिए। तो ये क्या है? उसका करेक्टरिस्टिक है। आपको बताना है कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। दूसरा, दे आर मोस्ट वाइड स्पेयर फॉरेस्ट इन इंडिया। अभी हमने आपको बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा फॉरेस्ट है? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है। टीक एंड साल ट्री आर द इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो हमने पहले ही लिख दिया है, टीक और साल ये इस रीजन का, इस फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट ट्री है। लास्ट जो ऑप्शन है, दे आर फाउंड इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। नहीं, ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है जो लेस देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन में पाए जाते हैं। और मोर देन 200 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल वाले रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। यानी कि जो डी नंबर जो हमारा ऑप्शन है ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? तो देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन सही होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। पिछला वाला कि इनमें से कौन सा ट्री है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का नहीं है या है। तो आप लोग प्लीज जाइए और उसको बहुत ही अच्छा से इस वीडियो को देखिए, और पहले वाला वीडियो में जिसमें पूरा चैप्टर को पढ़ाए हैं उसको भी देखिए। ठीक है। लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू द वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून देन द ईस्टर्न घाट। आपको पता है कि इंडिया में 2 समुद्री तट है, यानी कि कोस्टल रीजन है। एक है वेस्टर्न घाट, ये वाला रीजन, और दूसरा है ईस्टर्न घाट, ये वाला रीजन। अब ध्यान से सुना, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो अपने साथ रेनफॉल लाता है, ऐसे अपने साथ मॉइस्चर लेडन विंड लाता है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे एक कंटिन्यूअस माउंटेन है। क्या है? यहाँ पे कंटिन्यूअस माउंटेन है, और जिसका जो हाइट है ये लगभग 900 से 1600 मीटर तक है। कितना से? 900 मीटर से 1600 मीटर तक है, और ये कंटिन्यूअस रेंज है। जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून आता है और इस वेस्टर्न घाट पे जो माउंटेन है वहां पे टकराता है, तो टकराने के बाद ये जो मॉइस्चर लेडन विंड है ये ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के बाद ये जो विंड है इसमें जितने भी मॉइस्चर है ये सारे मॉइस्चर रेनफॉल के रूप में वेस्टर्न घाट के, खास करके वेस्टर्न पार्ट में, ध्यान से सुनना, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में ही क्या करते हैं? ज्यादातर रेनफॉल होता है। कौन से मॉनसून से? कौन से ब्रांच से? तो अरेबियन सी के ब्रांच से। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कहां पर होता है? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न घाट पे रेनफॉल कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेज है ये थोड़ा सा डिसेक्टेड है, और इनका जो हाइट है ये लगभग, अप्रोक्स में 600 मीटर ही है। कितना? लगभग 600 मीटर ही। तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं मिलता है, विंड आता है और निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे विंड को ब्लॉक करने वाला कुछ भी फीचर अवेलेबल, कोई भी रिलीफ फीचर अवेलेबल नहीं है। और ये जो माउंटेन है ये डिसेक्टेड है,
और थोड़ा सा दूर दूर पे है। ये कंटिन्यूअस माउंटेन है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन इधर नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे देश में रिवर है, मोस्ट ऑफ द रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सारे रिवर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। इसलिए इधर माउंटेन क्या है, डिसेक्टेड माउंटेन है, थोड़ा सा कंटिन्यूअस माउंटेन नहीं है। यहाँ के माउंटेन का जो हाइट है, एल्टीट्यूड बहुत कम है, तो उस विंड को रोकने वाला भी कुछ नहीं है, इसलिए इधर रेनफॉल कम होता है और इधर रेनफॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो होता है कि अगर किसी बैरियर के कारण जब विंड ऊपर जाता है, किसी बैरियर के कारण, और उसी साइड में, जिस साइड से विंड ऊपर गया है उसी साइड में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होता है, तो उसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। तो यही रीजन है ज़्यादातर रेनफॉल होने का वेस्टर्न घाट में और कम रेनफॉल होने का ईस्टर्न घाट में। क्वेश्चन पढ़ो, तो वेस्टर्न घाट आर क्लोजर टू द सी, तो ईस्टर्न घाट भी सी से क्लोजर है, ये गलत है। द वेस्टर्न घाट आर हायर एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैन फोर्सिंग द मॉइस्चर लेडन विंड टू राइज। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, क्या हमने बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है ये एक कंटिन्यूअस चैन ऑफ माउंटेन है, जिसके कारण जो मॉइस्चर लेडन विंड होते हैं वो वेस्टर्न घाट के ब्लॉक करने से ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठने के बाद मोस्ट ऑफ द रेनफॉल वो भी खास करके वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में ही हो जाता है, ईस्टर्न पार्ट में तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है वन हॉर्न राइनो इज स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड इन विच नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, काजीरंगा पार्क क्या है, नेशनल पार्क क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये किस स्टेट में मिलता है, तो असम में। कहाँ पे, असम में। और लगभग वर्ल्ड का जो 1/3 यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है राइनो का, कितना, 2/3 जो पॉपुलेशन है राइनो का वो इसी नेशनल पार्क में मिलता है। 2/3 पॉपुलेशन है जो राइनो का वो कहाँ पे मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, सही आंसर है। यानी कि वन हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया के किस नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब आओ, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द टाइप ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इन अ रीजन। किसी भी रीजन में जो फॉरेस्ट में और या नेचुरल वेरिएशन में जो वेरिएशन आता है, जो नेचुरल वेजिटेशन में जो वेरिएशन आता है वो किसके कारण आता है, तो उसका प्राइमरी फैक्टर आपको बताना है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट। देखो, टाइप ऑफ सॉइल है, ये भी एक फैक्टर है जो किसी भी रीजन के वेजिटेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। रिलीफ भी है, माउंटेनियस रीजन में खुद ही हाइट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और वहाँ पे वेजिटेशन भी चेंज होने लगता है। ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई मतलब नहीं है। तो जो है यहाँ पे अगर प्राइमरी जो रीजन है, प्राइमरी रीजन है वो क्लाइमेट है। यहाँ पे प्राइमरी रीजन है वो क्लाइमेट है। किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में जो वेजिटेशन में जो चेंजेज आते हैं उनका मेन रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल, डिस्टेंस फ्रॉम सी, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। देखो ये जो फैक्टर है, ये क्या करता है, डिसाइड करता है किसी भी रीजन के वेजिटेशन को। ठीक, इसी रीजन के कारण, इसी फैक्टर के कारण वेजिटेशन में चेंजेज आता है।
लेकिन इसमें देखो टेम्परेचर, रेनफॉल और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करता है कि किसी भी रीजन का कैसा क्लाइमेट होगा। तो जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है, क्लाइमेट है, जो डिटरमाइन करता है कि किस रीजन में किस टाइप के वेजिटेशन होंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज अ मॉनसून टाइप। जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला गया है। ऐसा क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है? सबसे पहला देखते हैं, द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। क्या ये जो क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, आप लोग खुद इंडिया से हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या इंडिया में सालों भर हॉट एंड ड्राई सीजन रहता है? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आते हैं, द क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अभी हमने आपको बताया कि जून टू अक्टूबर जो विंड होता है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है इंडिया में। कहां से? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। ये दो डायरेक्शन से इंडिया में विंड क्या करता है, इंटर करता है। दो ब्रांच है, एक अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल, और दूसरा है जो लास्ट में लगभग अक्टूबर टू दिसंबर। अब ये विंड है जो वापस लौट के अपने घर जाता है और उसका डायरेक्शन क्या है, यानी कि जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है वही इन्फ्लुएंस करता है हमारे मॉनसून क्लाइमेट को। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून? ठीक, साउथ वेस्ट देखिए हमारा जो मॉनसून विंड है ये दो ब्रांच में आता है, एक अरेबियन सी ब्रांच में आता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच में आता है। अब ध्यान से देखो, यह है इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो ट्रेड विंड, अब ये ट्रेड विंड क्या होता है इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे के क्लास में बहुत ही डिटेल में ये सारा जानकारी आपको मिलेगा। जब ये ट्रेड विंड इक्वेटर के साउथ से, जब ये ट्रेड विंड नॉर्थ के साइड आता है तो इसका जो डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। ये डिफ्लेक्शन किसके कारण आता है? ये डिफ्लेक्शन आता है कैरियोलिस फोर्स के कारण। कैरियोलिस फोर्स क्या है? तो एक इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होता है अर्थ के रोटेशन से, यानी कि अर्थ रोटेट करता है उसके कारण कैरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, कैरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। और इसी कैरियोलिस फोर्स के जनरेशन के कारण, कैरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट के कारण जो हमारा ट्रेड विंड है जब इक्वेटर को क्रॉस करता है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। अब इस डायरेक्शन में जब ये मूव करता है तो इसका एक ब्रांच जो वेस्टर्न घाट के साइड जाता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल से इंडिया में क्या करता है, इंटर करता है। मेन रीजन ये है। तो क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर। तो इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद जो ट्रेड विंड में डिफ्लेक्शन आता है उसी के कारण बे ऑफ बंगाल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्री, दिस डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर। देखो सुंदरबन डेल्टा ये कहाँ पे है? तो सुंदरबन डेल्टा है बंगाल के पास, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के रीजन में, यहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे मेन ये सुंदरबन डेल्टा किस ट्री के नाम पे पड़ा? तो सुंदरी ट्री के नाम पे पड़ा। ये किस रिवर से बना है? तो ये बना है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट है उसी सेडिमेंट से ये डेल्टा बना है। ये डेल्टा फेमस है सुंदरी ट्री के लिए। सुंदरी ट्री कैसा ट्री है? तो एक मैनग्रोव ट्री है। मैनग्रोव ट्री वैसा ट्री होता है जो सैल्टी वाटर को, सलाइन वाटर को टॉलरेट करने का क्षमता रखता है। तो जो सही आंसर है वो ए नंबर हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के डेल्टा से क्या बना है?
सुंदरबन डेल्टा बना। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है? टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। सही है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। टू प्रोवाइड हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को उसके घर को घर देने के लिए, यानी कि अब अगर मान लीजिए जंगल काट देंगे तो जो लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, ये कहाँ जाएंगे? तो उनके घर तो, उनका घर तो बचाना पड़ेगा, तो उनका हैबिटाट को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, अगर हम लोग फॉरेस्ट काटते हैं तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट का रूट होता है वो सॉइल को बाइंड करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक, इरोड होने नहीं देता है। तो हम लोग ये तीनों रीजन के कारण क्या करते हैं? फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। अब आओ, द मैंगो सोवर, द मैंगो सोवर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं मैंगो सोवर को? तो ब्लोसम, ब्लोसम सोवर, लोकली हम लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन पैन इंडिया में मैंगो सोवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो बारिश होता है ये एक प्री मॉनसून, ये प्री मॉनसून रेनफॉल है, रेनफॉल है जो केरला और कर्नाटका में होता है। कहाँ पे होता है? केरला और कर्नाटका में होता है। और ये जो मॉनसून है ये मैंगो, मैंगो को पकाने में, यानी कि मैंगो रिपनिंग में, मैंगो रिपनिंग में क्या करता है? काम करता है। तो जो मैंगो सोवर है ये कहाँ पे होता है? केरला और कर्नाटका में। ये कैसा रेनफॉल है? तो प्री मानसून रेनफॉल है। और ये मैंगो रिपनिंग में क्या है? अहम भूमिका, प्राइमरी रोल क्या करता है? निभाता है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी डिफरेंस है कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये हाईली प्रोटेक्टेड होता है। ये क्या होता है? हाईली प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड रीजन होता है, हाईली प्रोटेक्टेड रीजन होता है। और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि ये क्या करता है? प्रोहिबिट, प्रोहिबिट ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या करता है? ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोहिबिट करता है। ये हाईली प्रोटेक्टेड रीजन होता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लेस प्रोटेक्टेड रीजन है। यहाँ पे कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी को क्या किया गया है? अलाउ किया गया है। पढ़ते हैं, अ नेशनल पार्क इज ए लार्जर एरिया देन द सेंचुरी। ये कोई ऑप्शन नहीं है। द ह्यूमन एक्टिविटी आर मोर रिस्ट्रिक्टेड इन अ नेशनल पार्क, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो नेशनल पार्क में ज़्यादा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम बिकमिंग इंस्टिंक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही आंसर है। अब देखो, इंडिया में टोटल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। इंडिया में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और अभी तक टोटल कितना टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है? तो 53 टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नॉर्थम्बर नेशनल पार्क, ये सब क्या है? फेमस है फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? सही आंसर है, प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम लोग रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। ये जो मानसून है ये फ्रॉम लैंड टू सी क्या करता है? ब्लो करता है। अभी हमने आपको बताया कि इंडिया में दो टाइप के मानसून जो विंड है वो ब्लो करता है। एक जून टू अक्टूबर जो किस डायरेक्शन में होता है? तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और दूसरा जो होता है वो कहाँ पे होता है? नॉर्थ टू ईस्ट ब्लो, ऐसे।
ये होता है। ये क्या करता है, जब ये विंड जून टू अक्टूबर तक आता है तो अक्टूबर के बाद ये लौट के वापस जाता है, इसलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, लौटते हुए मानसून बोलते हैं। तो ये देखो, ये लैंड है और ये सी है, तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, इट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। इट कॉज रेनफॉल मेनली इन द कोरोमंडल कोस्ट एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अभी हमने आपको बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है इसी से आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु ये अपना 60 to 20% रेनफॉल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक, इट इज एसोसिएटेड विथ अ क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर इन नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया में अक्टूबर टू दिसंबर, DEC, अक्टूबर टू दिसंबर बताओ कैसा सीजन आता है, तो विंटर सीजन का बिगिनिंग होता है। तो यहाँ पे जो स्काई होता है, यानी कि जो हमारा आकाश होता है, ये क्या होता है, एकदम क्लियर होता है, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर वॉच लॉन्च्ड टू यूज एलिफेंट फॉर लॉगिंग ऑपरेशन, प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटाट एंड माइग्रेटरी कॉरिडोर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्या है, सही आंसर है, सही आंसर है। अब देखो, प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको लॉन्च कब किया गया था, 1992 में। तो कब लॉन्च किया गया था, 1992 में। और अभी तक जो माइग्रेटरी कॉरिडोर है, यानी कि जो एलिफेंट है जो एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाएगा, ऐसा जो माइग्रेटरी कॉरिडोर है ये टोटल 88 कॉरिडोर है। और ये जो कॉरिडोर किस लिए बनाया गया है, टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये हम लोग माइग्रेटरी कॉरिडोर और प्रोजेक्ट एलिफेंट हम लोगों ने क्या किए थे, लॉन्च किए थे। हम लोग क्या किए थे, इसको लॉन्च किए थे। आपको पता समझ में आया, कोई दिक्कत है? इसको 1992 में लॉन्च किया गया था, किसके कारण, प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटाट एंड माइग्रेटरी कॉरिडोर। टोटल कॉरिडोर कितना है, माइग्रेटरी कॉरिडोर 88 है। और ये किसके लिए बनाया, किस लिए बनाया गया है, किस कारण से बनाया गया है, टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब सोचो, जब तुम किसी आदमी के घर को तोड़ोगे तो वो आदमी क्या करेगा, तुम्हारे घर को तोड़ेगा। ठीक, तो जब हम लोग जंगल, जो हमारा जंगल था, फॉरेस्ट एरिया था, उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। अभी हमारे पास टोटल लैंड का, यानी कि इंडिया के टोटल लैंड का 22% जो एरिया है ये फॉरेस्ट कवर है। हमको लाना कितना तक है, तो लगभग 30% तक है। ठीक, हम लोग इससे भी कम ला दिए थे। अब सोचो कि जिसका हम लोग घर तोड़ेंगे उसका घर ही बर्बाद हो गया, तो क्या करेगा, हम जो एग्रीकल्चर करेंगे वो एरिया में आएगा और उसको तबाह करेगा। तो उसके कारण ह्यूमन और एलिफेंट में कन्फ्लिक्ट होता था। उस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोहोगैनी एंड रोजवुड ट्री विच आर इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट आर प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। बस अभी हम लोगों ने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रोजवुड है, मोहोगैनी है, और बताओ सैंडलवुड है, इबोनी है, ये किस टाइप के ट्री है, तो किस टाइप के ये ट्री किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। इसमें मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट लाइक सुंदरवन। देखो, मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए अभी हमने आपको बताया, मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए सुंदरवन डेल्टा क्या है, फेमस है। ये सुंदरवन डेल्टा और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है और भी रीजन में मिलते हैं, जैसे कि उड़ीसा में मिलता है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में मिलता है, तमिलनाडु के कोस्ट पे मिलता है, गुजरात के कोस्ट पे मिलता है। ये जो है ये एक क्लाइमेटिक वैरियर है, कोस्टल वैरियर है, इको वैरियर है। क्यों? क्योंकि जब सुनामी और साइक्लोन जैसे तेज हवा आके कोस्ट पे टकराएगा तो उसके एनर्जी को, उसके कैपेसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। उसके कैपेसिटी को क्या करेगा, ये फॉरेस्ट कम करेगा।
ठीक, जो कोस्टल एरिया में सॉइल है उस सॉइल को बांध करके रखेगा, बात समझे, उस सॉइल को बांध करके रखेगा। फिर जो हमारा इकोलॉजिकल रीजन है, जो क्लाइमेटिक रीजन है, कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ये तो रीजन होगा ही क्योंकि वो फॉरेस्ट है, ट्री है। लेकिन एक और रीजन है, वो एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी काम करता है। बहुत सारे जो फिश हैं, टर्टल हैं या एक्वेटिक एनिमल है, वो जाकर के वहां पे क्या करते हैं, अपने बच्चों का जन्म देते हैं। आर्टिफिशियल उन लोगों के लिए क्या है, एक हैबिटाट है, घर है, ब्रीडिंग सेंटर, इसलिए उसका सिग्निफिकेंट है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। पर हो दे आर द मेजर सोर्स ऑफ टिम्बर, ये नहीं, ये गलत है। दे स्टेबलाइज द कोस्टलाइन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरोजन, ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है कोस्टलाइन एरिया को और प्रोटेक्ट करता है किसको, कोस्टलाइन एरिया को इरोज होने से, यानी कि इरोड होने से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है? तो देखिए, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उस चैप्टर से भी ज़्यादा चीज इस वाले वीडियो में, इस सेशन में बताया गया है, ठीक। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए, बात समझे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे तो क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर को कवर किए हैं। अगर आप लोग सभी चैप्टर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और चैप्टर को देखिए, क्योंकि यहाँ से सोचिए कि आपका फाउंडेशन बनना तैयार हो रहा है। ये तो एक इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास जब हम लोग 11-12 का जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। वहाँ पे हमें सोचना नहीं पड़ेगा अचानक कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है। तो जो अब आप अभी से पढ़ेंगे टाइम बहुत ही आसान, ठीक है। और साथ में रिवीजन भी हो रहा है क्योंकि हम लोग एमसीक्यू भी सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल के सेशन से हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी जो क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी वीडियो का लुत्फ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।